नमस्कार। मात्राशीतीय अध्याय के पिछले पार्ट में हमने आम दोष और उससे उत्पन्न व्याधियों के बारे में चर्चा की थी, जैसे अल्सक, विसूचिका, जो अति मात्रा में आहार लेने की वजह से जो व्याधियां होती है और उनकी चिकित्सा क्या की जा सकती है, इसके बारे में हमने विस्तार से बातें की थी। अभी इस पार्ट में हम आगे की बात देखेंगे। तो जब ये आम दोष उत्पन्न हो जाता है तो उस समय में हमें दवाई लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इसके बारे में महर्षि वाग्भट कुछ बात आगे क्लियर करते हैं। महर्षि वाग्भट कहते हैं, तीव्रार्ति अपि न अजीर्णी पीबेत शूलग्नम औषधम। अब इसका अर्थ क्या है? तीव्रार्ति अपि, तीव्र अर्ति, अर्ति का मतलब होता है वेदना, बहुत ज्यादा इंटेंस पेन है और अजीर्ण की कंडीशन है। अजीर्ण की कंडीशन माना खाया हुआ पचा नहीं है ठीक से, आहार ठीक से पचा नहीं है, और इसीलिए ऐसे कंडीशन में जब वेदना उत्पन्न हो रही है तो मन में आता है कि चलो इस वेदना को कम करने के लिए कोई ना कोई शूलग्न दवाई हमें लेनी चाहिए। लेकिन महर्षि वाग्भट स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब खाया हुआ आहार ही ठीक से नहीं पचा पाया है जाठराग्नि, तो ऐसे कंडीशन में और ही दवाई लेने से वो कंडीशन बद से बदतर हो सकती है। और इसको समझाने के लिए वो कहते हैं, आमसन्नो अनलो न अलम पक्तुम दोष औषध अशनम। आमसन्नो अनलो माना आम की वजह से जो सन्न हो गया है, ऐसा अनल माना अग्नि, आम की वजह से जो सन्न माना मंद हो गया है, उसकी पावर कम हो गई है, ऐसे जाठराग्नि को दोषों को पचाना, क्योंकि जो दोष उत्पन्न हो रहे हैं उनको पचाना, आहार को पचाना, ये ऑलरेडी पहले से काम होते हैं। और उसके साथ और औषधि भी अगर हम देंगे तो वो औषधि को पचाना, तो ये सब चीजें मिलने की वजह से एक विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वो ठीक से पचा नहीं पाने की वजह से आम दोष और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में भले ही तीव्र वेदना है, लेकिन अगर जाठराग्नि आहार को भी पचा नहीं पा रहा है, दोषों को भी पचा नहीं पा रहा है, तो वो औषधि को कैसे पचा पाएगा? तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में किसी भी प्रकार की शूलग्न औषधि नहीं देनी चाहिए, ऐसा स्पष्ट रूप से निर्देश महर्षि वाग्भट ने किया है। और अगर ऐसे कंडीशन में हम औषधि देने का आग्रह करते हैं या औषधि ले लेते हैं, तो उस कंडीशन में वो औषधि रुग्ण को तारने के बजाय, ठीक करने के बजाय उसके लिए मारक बन सकती है, उसको खत्म कर सकती है। तो इसीलिए ये ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो अगर औषधि का प्रयोग करना ही है तो कौन से कंडीशन में हम कर सकते हैं, उसके लिए आगे महर्षि वाग्भट स्पष्ट करते हैं। जीर्णाशने तु भैषज्यम युंजात स्तब्ध गुरु उदरे दोष शेषस्य पाकार्थम अग्नेः संधुक्षणाय च। जीर्णाशने तु भैषज्यम, अब इसका अर्थ क्या है? तो अशन, अशन माना खाया हुआ आहार जिसका जीर्ण हो गया है, और आहार जीर्ण होने के बाद भी उदर माना एब्डोमेन कैसा है? स्तब्ध और गुरु, स्तब्ध माना स्टीफनेस है और गुरु माना हेवीनेस है। ऐसी अगर कंडीशन है तो ऐसे कंडीशन में औषधि दी जा सकती है, लेकिन पहले क्राइटेरिया क्या है? खाया हुआ आहार उसका पचा हुआ है और पचने के बाद भी एब्डोमेन स्टिफ है और हेवी है, तो ऐसे कंडीशन में औषधि दी जा सकती है। और वो जो दी हुई औषधि है वो क्या काम करती है? दो काम करती है। एक तो अग्नि का संधुक्षण, अग्नि को प्रदीप्त करने का काम करती है, और दूसरा काम क्या करती है? तो जो बचे हुए दोष हैं उनका पाचन करने का काम करती है। इसके बाद आगे महर्षि वाग्भट आम दोष की सामान्य चिकित्सा बताते हुए कहते हैं, शांति ही आम विकाराणाम भवती तु अपतर्पणात्। तो जो भी आम के कारण उत्पन्न विकार हैं, आम के कारण जो भी व्याधियां उत्पन्न है, उनके लिए बेसिक जो चीज बताई वो क्या है? तो अपतर्पण चिकित्सा, ये उसकी बेसिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अब ये अपतर्पण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे दोष कितनी मात्रा में बढ़े हुए हैं उसके अनुसार कौन से अपतर्पण का प्रयोग करना ये डिसाइड किया जाता है। तत्राल्पे लंघनम पथ्यम, मध्ये लंघन पाचनम, प्रभुते शोधनम तदहि
मूलाद उन्मूलयेत मलान। तो इसमें 3 प्रकार के अपतर्पण का वर्णन किया है। तत्राल्पे लंघनम पथ्यम, माना अगर अल्प मात्रा में आम दोष है तो उसमें लंघन जो है वो काम करता है। लंघन माना कुछ भी नहीं खाना, किसी भी प्रकार से आहार नहीं लेना, जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, उपवास कहते हैं। तो ये भी काम करता है जब अल्प दोष होते हैं। लेकिन जब मध्य प्रमाण में दोष बड़े हैं, माना थोड़ी ज्यादा लेवल है आम दोषों की, तो उसमें केवल लंघन जो है उससे काम नहीं बन सकता। तो लंघन के साथ साथ पाचन भी जरूरी होता है। तो उपवास करने के साथ साथ, फास्टिंग करने के साथ साथ ऐसी कुछ दवाई लेना आवश्यक होता है जो अंदर जाके बढ़े हुए दोषों का पाचन कर सके। इसीलिए कहा मध्य लंघन पाचनम और प्रभुते शोधनम। और बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आम दोष बढ़ा हुआ है तो उसके लिए शोधन अर्थात शुद्धि चिकित्सा, प्यूरिफिकेशन थेरेपी, जिसको हम पंचकर्म कहते हैं, नजदीक के मार्ग से उन दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना, ये ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये 3 ग्रेडेशंस बताए हैं। अल्प दोष अगर है तो लंघन करना, मध्य दोष है तो लंघन के साथ साथ पाचन करना, और प्रभुत मात्रा में माना ज्यादा मात्रा में दोष बढ़े हैं तो उसके लिए शोधन करना, माना उनको नजदीक के मार्ग से शरीर के बाहर निकाल देना। ये 3 प्रकार के अपतर्पणों का वर्णन यहाँ पर महर्षि वाग्भट ने किया है। और इसका फायदा क्या होता है, तो इस प्रकार से ट्रीटमेंट करने से, चिकित्सा करने से मूलाद उन्मूलयेत मलान, माना वो जो मल है वो मूल से, जड़ से ही निकल जाते हैं, या जड़ से ये इलाज हो जाता है। इसलिए कहते भी है ना कि आयुर्वेद में जो इलाज किया जाता है वो किसी भी बीमारी का जड़ से होता है, केवल सुपरफिशियल नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये रेफरेंस भी है उसके लिए, मूलाद उन्मूलयेत मलान, माना मूल से या जड़ से उन मलों को ठीक किया जाता है और उस प्रकार से व्याधि को ठीक किया जाता है। इसी प्रकार से आगे महर्षि वाग्भट कहते हैं कि अन्य व्याधियों की भी चिकित्सा कर सकते हैं निदान विपर्यय से। निदान विपर्यय माना जिसको हेतु विपर्यय हम कहते हैं। तो हेतु जो कारण हुआ है उस बीमारी का, जो कॉजेटिव फैक्टर है, उसके विपरीत, माना जिसकी वजह से, क्योंकि जैसे कोई भी बीमारी है तो उसके लिए फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बताया जाता है, तो निदान परिवर्जन, या उसको ही हेतु विपरीत, जिस कारणों की वजह से वो बीमारी हो गई है उन कारणों का त्याग करना, वर्जन करना, तो इसको हेतु विपरीत कहा जाता है। तो इस प्रकार से बीमारियों की चिकित्सा करते समय हेतु विपरीत चिकित्सा की जा सकती है। लेकिन हेतु विपरीत चिकित्सा करने पर भी अगर दोषों का अनुबंध बना रहता है, बीमारी ठीक नहीं होती है, तो व्याधि विपरीत चिकित्सा के बारे में सोचना चाहिए और व्याधि विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए, ऐसा महर्षि वाग्भट कहते हैं। व्याधि विपरीत चिकित्सा माना जिसको डिसीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कहते हैं, उस व्याधि की जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। और अगर व्याधि विपरीत चिकित्सा करने पर भी अगर वो व्याधि ठीक नहीं हो रही है तो उसके लिए उभय विपरीत चिकित्सा, माना हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए, ऐसे महर्षि वाग्भट ने बताया। माना यहाँ पर 3 प्रकार के चिकित्सा का वर्णन महर्षि वाग्भट करते हैं। एक तो हेतु विपरीत चिकित्सा, व्याधि विपरीत चिकित्सा और हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा। अब यहाँ तक तो हम आम दोषों से संबंधित चिकित्सा का वर्णन देख रहे थे, लेकिन जब आमता जो है वो खत्म हो जाती है और दोष जब पक्व हो जाते हैं, दोषों का पाचन होने लगता है, तो ऐसे कंडीशन में किस प्रकार की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, ये आगे महर्षि वाग्भट कहते हैं। पक्वे दोषे तु इद्धे च पावके हितम अभ्यंजन स्नेहपान बस्त्यादि युक्तितः। अर्थात पक्वे दोषे माना दोष जब पक जाते हैं, उनका पाचन हो जाता है, और इद्धे च पावके, पावक माना जाठराग्नि, वो इद्ध माना प्रदीप्त होने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में फिर हमें जो ट्रीटमेंट करनी चाहिए वो अभ्यंग, स्नेहपान और बस्ती, इनका प्रयोग किया जा सकता है। जहां पर जो चीज हमें सही लगती है, जहां पर अभ्यंग करना हमें उचित लगता है वहां हम अभ्यंग करा सकते हैं, जहां पर स्नेहपान सही लगता है वहां स्नेहपान करा सकते हैं, जहां पे बस्ती का प्रयोग योग्य लगता है वहां पे बस्ती
करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? तो सबसे पहले तो दोषों का पाचन होना और अग्नि का प्रदीप्त होना, क्योंकि अग्नि जो है वो अगर प्रदीप्त नहीं होगा तो उस स्नेह का पाचन वो नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए स्नेहपान, अभ्यंग और बस्ती ये केवल और केवल दोष पक्व होने पर ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। आमता की कंडीशन में या आम अवस्था में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से मात्राशीतीय अध्याय के इस पार्ट में हमने मुख्य रूप से देखा आम दोष की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है, और उसमें भी अपतर्पण ये उसकी एक मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और अपतर्पण के भी 3 प्रकार देखे, लंघन, लंघन पाचन और शोधन। तो अगर कम मात्रा में दोष है तो वो लंघन से ठीक हो सकते हैं, आम दोषों की बात चल रही है। अगर मध्यम मात्रा में दोष बढ़े हैं तो लंघन के साथ साथ पाचन औषधि की भी आवश्यकता पड़ती है। और ज्यादा मात्रा में, प्रभुत मात्रा में अगर दोष बढ़े हैं तो उसके लिए शोधन करना ये जरूरी हो जाता है। उसके अलावा पक्व दोषों की चिकित्सा भी महर्षि वाग्भट ने बताई कि अगर थोड़ा सा अग्नि प्रदीप्त हुआ है और दोष पक्व हो गए हैं तो ऐसी कंडीशन में अभ्यंग, स्नेहपान, बस्ती माने जहां पे स्नेह का प्रयोग है ये प्रयोग किया जा सकता है। तो आगे की जो बची हुई बातें हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।